बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मैं डॉक्टर तलत मुस्तफ़ा आपसे मेडिकल हेल्थ इन्फो जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है मुखातिब हूँ। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत का हामिल है और जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी स्टोन्स के ऊपर, जिसको हम रीनल स्टोन्स भी कहते हैं, नेफ्रोलिथियसिस भी कहते हैं, यूरोलिथियसिस भी कहते हैं और स्टोन को हम कैलकुलस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसकी प्रेवलेंस जो है 2 to 3% है। मेल फीमेल जो रेशो है इसका वो 3:1 है। एज ज़्यादातर 20 to 40 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में आपको ये मिलेगा। इसके बहुत कॉजेज़ हैं और जैसे कि पानी कम पीना या आपने ऑक्सलेट प्यूरिन्स और फॉस्फेट कैल्शियम और इस तरह के अदर एलिमेंट्स हैं जिनका ज़्यादा मकदार में खाने में लेना। फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है आपकी इसमें इन्वॉल्व, और कहीं ब्लॉकेज और यूरिनरी ट्रैक में तो भी ये मसला होता है। और जो है वो इसकी कुछ एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज़ जो होती हैं अपने हमारे जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें, उसकी वजह से भी हो सकते हैं स्टोन फॉर्मेशन, जैसे कि ट्यूबुलर एक्टीजिया है, पेल्वो यूरेट्रल जंक्शन के जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन है, और यूरेट्रिकल स्ट्रक्चर है, वेजाइको यूरेट्रल रिफ्लेक्स है, हॉर्सशू किडनी है, यूरेट्रोसील है। और जो है वो कुछ अगर दूसरी जो वजूहात हैं उसमें हाइपर कैल्सीमिया यानी हाइपर जो है पैराथायराइडिज्म हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो, और जो जेजुनोइलियल बाईपास हो, और रीनल ट्यूबुलर ऑब्स्ट्रक्शन हो, या रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो, और इंटेस्टिनल रिसेक्शन हो, और हाइपर ड्रग जैसे हैं कुछ कैल्शियम की वो ज़्यादा सप्लीमेंट्स हम ले लें, और इसी तरह विटामिन डी की ज़्यादा मकदार में सप्लीमेंट ले लें, या एक ड्रग है एसीटोजोलामाइड, वो उससे भी हो जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड भी अगर हम एक्सेस में ले लें तो भी हो सकता है। और गाउट जो कि यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से होता है, इससे भी बाद दफ़ा यूरिक एसिड स्टोन बन जाते हैं। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, इन वजूहात से भी जो है स्टोन बनता है। अच्छा, अब कुछ ऐसी जगहें होती हैं जैसे हमारे यूरेटर पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट में कि जो है जहाँ पे थोड़ा सा ना वो होती है, कंस्ट्रिक्शन होती है, जैसे यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन है, और यूरेट्रल क्रॉसिंग ऑफ आइलियक वेसल्स है, और जो है यूरेट्रोवजाइकल जंक्शन है। तो यहाँ पे जो है ना ज़्यादा इम्पैक्ट होने की स्टोन के चांसेस होते हैं। अच्छा, ये जो है किडनी स्टोन्स जो हैं इनको लेके इतना परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि आपको हैं तो आपको बर वक्त इनका इलाज जो है वो ज़रूरी है। इससे फ़ायदा ये होगा कि हम किसी भी प्रॉब्लम से आगे जाके बच सकते हैं। अच्छा, अब जो है इसमें हम मेडिसन से भी इलाज करते हैं, सर्जिकल इंटरवेंशन भी करते हैं। इट डिपेंड्स कि आपकी पोजीशन क्या है, साइज ऑफ स्टोन क्या है, पेशेंट की कंडीशन क्या है, और वो किस जगह पे लाई करता है स्टोन, और इस हिसाब से एक डॉक्टर डिसाइड करता है कि किस तरह से इसका इलाज किया जाएगा। टाइप्स ऑफ स्टोन्स में कैल्शियम स्टोन जैसे 70 to 80% है हमारे पास। इसमें कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, और इस तरह से स्ट्रोवाइट स्टोन्स होते हैं जो कि 15 to 20% होते हैं। इनको हम मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन्स भी कह सकते हैं, या ट्रिपल अमोनियम जो है वो स्टोन भी कह सकते हैं। अच्छा, अब ये कैल्शियम ऑक्सलेट जो होते हैं वो किस किस्म के स्टोन होते हैं? ये मलबरी स्टोन होते हैं, और इनमें शार्प कवर्ड होते हैं शार्प प्रोजेक्शन से, यानी शार्प होते हैं ज़रा ये,
और बहुत हार्ड टाइप होते हैं, और इसमें अगर किसी को हो तो बाद दफ़ा पेशाब में खून भी आ सकता है। ये रेडियो ओपेक होते हैं, यानी कि जब हम इनका एक्सरे करवाएंगे किसी का तो हमें ये नज़र आएंगे। और जो है ये इसमें जो है ये कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन जो होते हैं, ये तो मैंने आपको कैल्शियम ऑक्सलेट का बता दिया। कैल्शियम फॉस्फेट जो होते हैं वो कैल्शियम मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट या ट्रिपल फॉस्फेट भी उन्हें कहा जाता है। ये स्मूथ होते हैं, डर्टी वाइट होते हैं, और इनके मिनिमम जो हैं वो सिम्टम्स होते हैं, इतना ज़्यादा नहीं होते। ये रेडियो ओपेक होते हैं। और ये जो हैं जैसे हमारे कैलिसेस होते हैं यानी कि किडनी में, तो ये उसका शेप ढाल लेते हैं, यानी कि स्टैग हॉर्न कैलकुलस भी हम इनको कहते हैं। तो बाकी जैसे मैंने आपको अभी बताया, ये दो बड़े इम्पॉर्टेंट स्टोन्स हैं। और ये अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, यूरिक एसिड और यूरेट स्टोन्स भी होते हैं। हार्ड होते हैं ये, और स्मूथ होते हैं, मल्टी कलर्ड होते हैं, येलो होते हैं, रेड ब्राउन होते हैं, और ये रेडियोल्यूसेंट होते हैं। यानी कि ये हमें नज़र नहीं आएंगे उस पर एक्सरे पे, ये रेडियोल्यूसेंट होते हैं। और अंडर माइक्रोस्कोप हम देखेंगे तो हमें इरेगुलर प्लेट्स और रोजेट्स नज़र आएंगे। अच्छा, एक होते हैं सिस्टीन स्टोन्स। तो ये भी जो हमें ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है जो कि यंग गर्ल्स में होती है, तो उनमें हमें ये स्टोन्स नज़र आते हैं। और ये मल्टीपल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, हार्ड होते हैं, और ये भी जो है स्टैग हॉर्न की सूरत इख्तियार कर सकते हैं, यानी कि कैलिक्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। पिंक और येलो होते हैं, और अगर हम अंडर इनको माइक्रोस्कोप देखें तो हेक्सागोनल होते हैं। तो और ये भी जो है वो रेडियोल्यूसेंट होते हैं। अच्छा, 85% ऑफ जो कैल्शियम स्टोन्स होते हैं वो इडियोपैथिक होते हैं, यानी कि हमें उनकी वजूहात बाज़ दफ़ा नहीं भी पता चलती हैं। और जो है कुछ जो होते हैं वो सेकेंडरी टू हाइपर पैराथायराइडिज्म। तो इसमें जो जैसे हाइपर पैराथायराइडिज्म में जैसे कैल्शियम की ज़्यादती हो जाती है तो इससे भी ये स्टोन बन सकते हैं। अच्छा, और ये जो मैग्नीशियम अम्योनियम फॉस्फेट स्टोन का मैंने आपको जो बताया था, जो कि स्ट्रोवाइट स्टोन्स भी कहा था हमने उसको, तो ये जो होते हैं यूरिया स्प्लिटिंग जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि प्रोटीएस, क्लेप्सिला और सूडोमोनास, उनकी वजह से ये हमें ये बनते हैं। और अगर कंबाइंड कोई ऑब्स्ट्रक्शन और इन्फेक्शन हो जाए तो फिर इस वजह से रीनल डिस्ट्रक्शन और रीनल फेलियर भी हो सकता है। अच्छा, और ये जो यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं, इसकी थोड़ी सी आपको मैं बताऊं क्या होता है कि ये जो होते हैं जब हम यूरिक एसिड हमारे जिस्म में ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से भी जो है वो एसिडिक कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन में ये होते हैं, और स्मॉल होते हैं ये हैं। और ये गाउट की बीमारी में भी आपको मिलेंगे क्योंकि यूरिक एसिड इसमें ज़्यादा होता है। और इसमें हम ज़ाहिर इसके अल्कलाइजेशन करेंगे यूरिन की, क्योंकि एसिडिक होता है तो ये इससे ये स्टोन सही होते हैं। और अल्कलाइजेशन जो है वो हम सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम सिट्रेट से करते हैं। और ये जो चीज़ें हमें थोड़ा बहुत स्टोन्स का मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि देखें ये हमें इसका आइडिया होना चाहिए है, क्योंकि कभी भी हमारे ज़ाहिर है जो हमें डॉक्टर्स टेस्ट वगैरह लिख के देते हैं तो आपको बताते हैं कि जी आपको ये फलाना स्टोन है कैल्शियम ऑक्सलेट का या यूरिक या केसिस्टीन का या जो भी है यूरिक एसिड से रिलेटेड, तो ये हमें इसके थोड़े बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, अब ये क्लिनिकल फीचर्स हमें पता होने चाहिए कि क्या होते हैं, कि अगर एक शख्स है जिसको यानी कि स्टोन्स का प्रॉब्लम है तो उसे उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, यानी कि उसके सिम्टम्स क्या होंगे। एक तो उसको बहुत एक्सट्रीम
पेन होगा बहुत अब्रप्ट होगा, जो कि मतलब पीछे फ्लैंक से, कमर से रेडिएट करेगा और आगे तक आएगा और ग्राइन तक उसको महसूस होगा, आगे तक आएगा। और जो है वो बाद दफ़ा इसको नौज़िया वॉमिटिंग भी हो सकती है और पेशाब में खून भी आ सकता है, यानी दिखने में उसे लगे कि खून आ रहा है पेशाब में। बाद दफ़ा हिडन भी होता है और बाद दफ़ा ऐसा होता है कि पस भी आ जाता है, फीवर भी हो जाता है। कभी अगर इन्फेक्शन वगैरह हो जाए तो फीवर भी हो जाता है और इस वजह से और ऐसा भी होता है कि यूरिन जो होता है वो क्लाउडी सा होता है ज़रा, और उसमें जो है स्मेल भी आपको मिल सकती है। लेकिन कुछ स्टोन्स जो होते हैं ना, बाद दफ़ा ऐसा भी होता है हमारी बॉडी में स्टोन्स होते हैं वो पता ही नहीं होता, बिकॉज सम ऑफ देम आर साइलेंट स्टोन्स। तो बाकी ये कि टेस्ट अगर जैसे आपको करवाने के जो इस हिसाब से दिए जाते हैं कि अगर कोई सस्पेक्ट कर रहा हो कि डॉक्टर के आपको इस तरह का प्रॉब्लम है, तो वो ज़ाहिर है आपका यूरिन एनालिसिस करवाएगा, जिसमें कि पता चलेगा कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई ब्लड वगैरह तो नहीं आ रहा है, कोई और मसला तो नहीं है। और खुदा न खास कोई इन्फेक्शन है तो कल्चर सेंसिटिविटी करवाता है ताकि पता चल जाए कि भाई अगर कोई बैक्टीरिया कुछ मसला है तो साथ में एंटीबायोटिक दे के उसको भी कवर किया जाता है। अच्छा, अब अगर जैसे सीबीसी करवाया जाता है और सीबीसी में जो है वो एलिवेटेड डब्ल्यूबीसीज, आपको वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा मिल सकते हैं और सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवाए जाते हैं, क्रिएटिनिन, कैल्शियम और फास्फोरस वगैरह, ये तमाम टेस्ट आपके करवाए जाते हैं ब्लड में। और 24 आवर यूरिन कलेक्शन होता है पीएच देखने के लिए, यूरिक एसिड, सोडियम फॉस्फेट, सिट्रेट, मैग्नीशियम, ये सब, और टोटल वॉल्यूम ऑफ यूरिन देखा जाता है। अच्छा, एक जो होता है प्लेन एब्डोमिनल रेडियोग्राफ आपका करवाया जाता है, और यानी कि KUB, और उससे हम साइज, शेप और लोकेशन देखते हैं और टोटल नंबर ऑफ स्टोन्स आपके देखते हैं। और जैसे कि कैल्शियम कंटेनिंग अगर कोई स्टोन होगा तो वो आपको रेडियो ओपेक नज़र आएंगे, यानी कि आपको दिखेंगे उसमें। और यूरिक एसिड और सिस्टीन जो है वो रेडियो ल्यूसेंट होते हैं। अच्छा, और रीनल अल्ट्रासाउंड भी करवाया जा सकता है, IVP करवाई जा सकती है जिसमें कि डाई इंजेक्ट की जाती है और जो है जिससे फिर हम पता करते हैं कि स्टोन कहाँ इम्पैक्ट है और कैसा है। और हेलिकल CT स्कैन भी जो है वो भी हम करते हैं इसमें। तो ये कुछ चंद टेस्ट हैं जो हर एक को करवाना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं हम मैनेजमेंट की तरफ। तो मैनेजमेंट जो है वो जो है हम पेन का, ज़ाहिर है पेशेंट बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन में भी आता है इसमें, तो पेन के लिए हम ओरल मेडिसिन्स भी देते हैं, IV भी दे सकते हैं, यानी एनाल्जेसिक्स वगैरह। और अगर हम समझ रहे हैं कि कोई इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक वगैरह भी हम इसे देकर कवर किया जा सकता है। अच्छा, एक होती है MET, यानी मेडिकल एक्सपल्सिव थेरेपी। इसमें हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं, और जैसे कि निफेडेपिन जो कि रिलैक्स करता है हमारे यूरेथ्रल स्मूथ मसल को और इस तरह से इन्हेंस करता है स्टोन के पैसेज को। और इसी तरह अल्फ़ा ब्लॉकर टेराजोसिन जैसे है वो भी रिलैक्स करता है यूरेटर के मस्कुलेचर को, और इस तरह से पैसेज ऑफ यानी स्टोन्स उसके इजी हो जाता है। अच्छा, और जैसे कुछ स्टोन जो है एल्कलाइजेशन करनी पड़ती है यूरिन की सोडियम बाइकार्बोनेट से, और जो कि यूज़ होता है एज एन अल्कलाइजेशन एजेंट, या फिर पोटेशियम सिट्रेट से भी हम आजकल जो कि प्रेफर किया जाता है अल्कलाइजेशन करते हैं। अच्छा, और यूरिक एसिड, सिस्टीन, कैल्कुलाई, ये भी जो है मेडिकल थेरेपी से डिज़ोल्व हो जाते हैं। यूरिक एसिड ज़्यादा है तो इंसान जो है उसकी दवाएं दी जाती हैं ताकि वो कंट्रोल हो सके। अच्छा, अब सर्जरी जो है वो सर्जरी भी जो है हमें करनी पड़ती है
बास पेशेंट को कि जब हम देखें कि स्टोन्स जो हैं वो 10 मिलीमीटर से ज़्यादा हैं या फिर नॉन रिस्पॉन्सिव हैं मेडिकल थेरेपी के, प्रेगनेंसी है विद स्टोन्स, ऑब्स्ट्रक्शन है सेप्सिस के साथ यानी कि बहुत ज़्यादा पस वगैरह के साथ, और अगर पीडियाट्रिक यानी बच्चा कोई पेशेंट है और वो फेल कर रहा है मेडिकल थेरेपी, तो उसमें भी हमें बाज़ दफ़ा सर्जरी की तरफ आना पड़ता है। अब सर्जरी के भी देखिए मुख्तलिफ वो हैं, मतलब मुख्तलिफ तरीक़े से हम इसको अप्रोच करते हैं पेशेंट को अकॉर्डिंग टू हिज और हर नीड एंड डिपेंड्स अपॉन द साइज, पोजीशन एंड लोकलाइजेशन ऑफ स्टोन। फिर हम वो तरीक़ा अपनाते हैं जो कि उसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट हो, मोस्ट सूटेबल हो। तो जैसे इसमें होता है सर्जरी में पहला होता है जैसे एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, जिसको हम ESWL भी कहते हैं, और इसमें जो है वो शॉक वेव्स जैसे दी जाती है, उससे क्रश किया जाता है स्टोन्स को। तो और इसी तरह से हम जो है वो यूरेट्रल स्टंटिंग भी करते हैं और परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी भी हम करते हैं, और जो है इस तरह से जो है ये एक कुछ तरीक़े हैं। यूरेट्रोस्कोपी भी हम करते हैं कि जो है वो इसके ज़रिए भी स्टोन को फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए यूरेट्रोस्कोप डाला जाता है और फ्रेगमेंट्स किए जाते हैं इसके, और ओपन सर्जरी भी होती है कि यानी कि पूरा हम पेशेंट को अंडर जनरल एनेस्थीसिया ले जाते हैं और उसको साइज और साइट ऑफ स्टोन को लोकलाइज करके बाकायदा इसकी ओपन सर्जरी भी होती है। और जो है वो ओपन सर्जरी में भी पाइलोलिथोटमी होता है, और जो है वो नेफ्रोलिथोटमी होता है, सिस्टोलिथोटमी होता है। ये इसके मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। तो ये जो है जैसे ही आप ज़ाहिर है आप किडनी का मामला है, अगर देखें स्टोन को भी हम बर वक्त जो है वो नहीं ट्रीट करेंगे तो हमारे लिए बड़ा मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ जाएगा। प्रिवेंशन हम किस तरह से कर सकते हैं कि हम हाई फ्लूइड इनटेक लें और रिस्ट्रिक्ट करें, सॉल्ट को ज़्यादा नहीं लें, और प्यूरिन फूड्स जो हैं उनको भी हम ज़्यादा नहीं लें, और इंक्रीज़ लें हम सिट्रस फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा लें, और अगर हाइपर कैल्सीमिया में नज़र आ रहा है तो हम कैल्शियम के इंटेक को कम करें। तो जो है कहने का मकसद ये है कि ये कुछ चंद ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मतलब अपने जो है ख़याल करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में कि हम अपनी डाइट को अच्छा रखें, अपने मतलब ये कि हर पानी ज़्यादा पिएं, और यानी कि अपने डाइट में हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें कि जो हमें नुकसान ना पहुंचाएं, किसी चीज़ का डिपॉज़िट ना हो हमारे यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट में, और वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने से फ्लश हो जाते हैं हमारी ये तमाम चीज़ें, जो कि हम अनफॉर्चुनेटली आजकल के दौर में हम नहीं लेते। हम कोको कोला और इस तरह की चीज़ों को प्रेफर करते हैं। तो जो बेस्ट अल्लाह की तरफ से जो नेमत है वो पानी है। बेहतर ये कि अगर हम फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, उसमें भी पानी सबसे बेहतरीन चीज़ है। बाकी ये कि ड्रिंक्स वगैरह या कोला, ये तमाम चीज़ें तो आपको जो है अच्छा नहीं होता, आपकी सेहत के ऊपर इसका बहुत ही मुज़िर असरात होते हैं। तो आज का जो टॉपिक था वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा लंबा भी है, क्योंकि इसमें कहने को भी बहुत बातें हैं, लेकिन ये है कि ज़ाहिर है मैंने आपको चीदा कुछ बातें बताई ताकि अगर आप इससे गुज़र रहे हैं तो बर वक्त आप इसका इलाज करवाइए। और आप कमेंट्स में कुछ हमसे सवालात पूछने या कुछ क्यूरी है तो हमसे ज़रूर रब्ता करें, और कंसल्टेशन के लिए भी मेरा नंबर है, तो उस पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुफीद हो सकें। थैंक यू वेरी मच।